हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज का ये पहला पार्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। अच्छे से बात को समझो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स में अब अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो देखो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस में क्या होता है? तो एक रिएक्टेंट होता है, जैसे कि मैंने एक जनरलाइज रिएक्टेंट दिया ए, जो एरो के पहले होगा। उसके बाद एक प्रोडक्ट होता है, जनरलाइज प्रोडक्ट दे दिया बी। तो ए से बी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ए से बी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड बीइंग केमिस्ट आपको ये समझना चाहिए, बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट वी हैव एट होम, मतलब अपने पास पहले से क्या होता है, तो ये रिएक्टेंट होता है। तो ए इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव एंड बी इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। ठीक है। रिएक्टेंट इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव, प्रोडक्ट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो फिजिबिलिटी वर्ड को समझो पहले। फिजिबिलिटी क्या वर्ड होता है? तो क्या ये रिएक्शन एक्चुअल में लैब में पॉसिबल है या नहीं है? मतलब ए जो रिएक्टेंट है वो बी देगा या नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन अल्टीमेटली विल हैपन इन द बीकर। ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑल टेक प्लेस इन द बीकर। तो अगर मैंने कोई भी ऐसी जनरलाइज रिएक्शन लिख दी, Fe टर्न इनटू गोल्ड। ठीक है। तो Fe का गोल्ड में कन्वर्जन, अब मैंने लिख तो दिया, लिखने को तो मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन क्या लैब में Fe गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है? उसमें क्या-क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या नहीं होगी? क्या ये रिएक्शन एक्चुअल में फिजिबल है? और अगर फिजिबल है तो उसका कैलकुलेशन क्या है, उसका डिमांड क्या है रिएक्शन का, वो भी सब समझना पड़ेगा। तो बेसिकली फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बताता है हमें थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? तो एनर्जी चेंजेस का स्टडी है। एनर्जी चेंजेस किस में? तो ए से बी जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसमें जो भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होगा वो हमें थर्मोडायनामिक्स के स्टडी से समझेगा। ठीक है। अब उसके बाद सपोज कि मैंने एक चैप्टर और पढ़ाया आपको, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो अगर थर्मोडायनामिक्स ने बोल दिया कि रिएक्शन इज फिजिबल इन लेबोरेटरी, रिएक्शन एनर्जेटिकली फिजिबल है, रिएक्शन एनर्जेटिकली हो सकती है, तो वी स्टडी काइनेटिक्स फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो काइनेटिक्स क्या हमें बताती है? तो रेट बताती है, कितनी जल्दी होगा, कितने टाइम में होगा, कितने जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके स्टडी को, रेट के स्टडी को, टाइम के स्टडी को हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली हम क्या करते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स में टॉक अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो समझ रहे हो बात को? केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिख देना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट will happen or it will not happen, or what circumstances it will happen and what circumstances it will not happen, all will be studied under this topic called chemical thermodynamics. अब फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स होता है, तो फिजिक्स का भी थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट we are interested in studying chemical aspects और chemistry aspects of what thermodynamics। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला तो why to study thermodynamics, थर्मोडायनामिक्स स्टडी ही क्यों करना है? तो थर्मोडायनामिक्स में कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये वर्ड्स को समझो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या? तो ए सॉलिड है सपोज, और उसका कन्वर्जन ए लिक्विड में हो गया। ठीक है। ये जो रिएक्शन हुई वो भी तो एक रिएक्शन ही है, लेकिन ये इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, किसकी? एक ही। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये मान लिया। ठीक है। अब दूसरी तरह की एक रिएक्शन होती है कि सपोज CH4 प्लस 2O2 गिविंग CO2 प्लस H2, ये एक रिएक्शन है। अब देखो बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज बोला मैंने इसको? क्योंकि मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? CO2 एंड H2 व्हाइल रिएक्टिंग विथ व्हाट? O2। तो यहाँ पे तो सिंपल मॉलिक्यूल्स ही चेंज हो रही है। तो रिएक्टेंट कौन है? CH4 एंड O2 इज द रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट कौन है? CO2 एंड H2 इज द प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी क्या करने वाले हैं? तो एनर्जी चेंज जो भी होगा इस रिएक्शन में, क्या? एनर्जी चेंज। तो ए की एनर्जी कितनी, बी की एनर्जी कितनी, एक सॉलिड की एनर्जी कितनी, ए लिक्विड की एनर्जी कितनी। तो थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद energy changes in which transformation, physical or chemical transformation।
तो एक तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, नहीं तो डायरेक्ट केमिस्ट्री का रिएक्शन है, कोई भी उठा लो, तो वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में बदल रहा है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें क्या एनर्जी चेंज हुआ, ठीक है। तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बार बार क्यों बता रहा हूं मैं, तो एक बेसिक सेंस बना लो थर्मोडायनामिक्स का, उसके बाद चैप्टर समझना बहुत आसान होगा बच्चों, ठीक है। तो बेसिक सेंस बना लो पहले, थर्मोडायनामिक्स में स्टडी क्या होने वाला है, तो एनर्जी चेंजेस जो भी होगा केमिकल रिएक्शंस में। अब केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ भी बोल दो उसको, तो आप तो समझते हो कि फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज, और केमिस्ट्री में चेंज हुआ मतलब केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल चेंज, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स हमें एक बात नहीं बताता, क्या नहीं बताता, तो इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज की इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो उसके लिए सेपरेट ब्रांच है, कौन है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स टॉक अबाउट व्हाट, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू हैपन, ठीक है। तो काइनेटिक्स में रेट स्टडी होंगे, टाइम की स्टडी होगी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स विल नॉट टेल मी हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन और हाउ मच टाइम दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक, मतलब ए सॉलिड ए लिक्विड में कन्वर्ट होने को कितना टाइम लेगा, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ क्या पता है, तो इसमें कौन सा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होगा, और क्या वो एनर्जी चेंज हो सकता है, क्या ये रिएक्शन, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो व्हाई टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स, स्टडी थर्मोडायनामिक्स इसलिए क्योंकि हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो हो सकता है तो थर्मोडायनामिक्स बताएगा हो सकता है, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है बताएगा। स्टडी करके आप बता सकते हो कि किस सरकमस्टेंसेस में हो सकता है और किस सरकमस्टेंसेस में नहीं हो सकता है। तो आगे जाते हैं, ठीक है। अब टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में टर्म्स क्या यूज होती है, काफी सिंपल टर्म्स है बच्चों, इसमें इतना वक्त जाया नहीं करना है। सपोज एक क्रिकेट मैच चल रही है, बाकी स्लाइड को मत देखो, सिर्फ क्रिकेट मैच चल रही है, बाउंड्री लाइन का जो दूरी होता है वो है सपोज, ठीक है। यहाँ पे पिच है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फील्डर्स है, ठीक है, और यहाँ पे बैट्समैन है, अंपायर है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम कौन है, तो जो भी क्रिकेट चल रहा है वो इस दूरी के अंदर चल रहा है, तो दैट इज व्हाट इज द सिस्टम, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। मतलब थर्मोडायनामिक्स की स्टडी जहां पे चल रही है, एक्चुअल में जहां पे थर्मोडायनामिक्स हो रहा है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का ऐसा हिस्सा जो हम स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, किनसी स्टडी के लिए, थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, तो उसको बोलेंगे सिस्टम। बताओ सराउंडिंग क्या होगा, तो इस ग्राउंड के बाहर क्या है, बहुत कुछ है ग्राउंड के बाहर, यहाँ पे स्पेक्टेटर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे बाकी टीवी कैमराज है, ये है वो है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि बीच में भी टीवी कैमरा, वो नहीं बात करनी। एक्चुअल सिस्टम कौन है, तो बाउंड्री लाइन के अंदर वाली सिस्टम है, और जो भी कुछ बाहर होगा, जो भी कुछ बाहर होगा, तो वो होगा सराउंडिंग, वो होगा सराउंडिंग। अब यूनिवर्स क्या है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बनेगा यूनिवर्स, ठीक है। तो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम सच एज सिलेंडर, रूम एंड अदर आर सराउंडिंग, ठीक है। तो जो भी कुछ बाकी है बचा हुआ वो क्या है, तो सराउंडिंग है। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज व्हाट मेक्स द यूनिवर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें यहाँ पे गैस भरा हुआ है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे ये पिस्टन है, ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपकी सिस्टम क्या हुई, तो ये जो गैस है वो आपकी हुई सिस्टम, गैस हुई आपकी सिस्टम। और बाकी जो भी कुछ बाहर है, हवा है, पानी है, वैक्यूम है, कुछ भी है, तो वो हुआ आपका सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज मेकिंग योर यूनिवर्स, ठीक है। तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं, सर सिस्टम क्या है, तो सिंपल दो डेफिनेशन देता हूँ, एक टेक्स्ट बुक की रटी हुई और एक समझने वाली। पहली समझने वाली क्या है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। अब इन्वेस्टिगेशन बोलो या स्टडी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग,
एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज व्हाट मेक्स द यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स इज मेड ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझ रहे हो, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। जो भी पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी थर्मोडायनामिक्स की स्टडी जहां पे हो रही है, बीकर में हो रही है, सपोज है कोई तो रिएक्शन, तो बीकर में जो भी है वो क्या हुआ, आपका सिस्टम हुआ। और बीकर के बाहर जो भी है वो क्या हुआ, आपका सराउंडिंग हुआ। और बीकर और सराउंडिंग आपका क्या बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है, आगे जाता है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम ये भी बहुत आसान है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होती है? ओपन सिस्टम ऐसी एक सिस्टम है, सपोज इस बॉक्स के अंदर सिस्टम है, सिस्टम है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी, मतलब गैस है क्या, कुछ सपोज रिएक्शन चल रही है, कुछ लिक्विड है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम कब कहलाती है? इसमें जो गैस है, सपोज इस सिस्टम में गैस है, सपोज सिस्टम गैस से बनी हुई है, तो यहाँ पे एनर्जी बाहर जा सकती है। ठीक है, एनर्जी अंदर आ सकती है। ठीक है, मतलब क्या, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी आप बाहर दे सकते हो, अंदर भी जा सकती है, तो एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। उसके बाद आप मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो सिस्टम का गैस भी बाहर जा सकता है, गैस अंदर भी आ सकता है। तो अगर मैटर को और एनर्जी को, दोनों को एक्सचेंज कर सके, दोनों को एक्सचेंज कर सके, इस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। बता दो ओपन सिस्टम समझा, बताओ ओपन सिस्टम। तो देखो सिंपल बात है, एक चाय का कप है, ठीक है, चाय भरी हुई है इस कप में, और वो चाय का कप जो है वो हॉट है। ठीक है, अब चाय का कप हॉट है तो उसमें से क्या निकल सकती है, तो वाटर वेपर बाहर निकल सकती है। वाटर वेपर बाहर निकली मतलब क्या बाहर निकला, मैटर बाहर निकला। ठीक है, अब अंदर से कोई और चाय का कप है तो उसमें से अंदर से मैटर भी उसमें डाल सकते हो, मतलब और चाय डाल सकते हो। तो मैटर का एक्सचेंज समझ गए, मैटर अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ओपन है सिस्टम। उसके बाद ये चाय का कप जो है वो बाहर, मतलब बाहर का टेम्परेचर कम होगा, चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये कप बाद में ठंडा हो जाएगा। मतलब एनर्जी क्या हो सकती है, यहाँ पे बाहर जा सकती है। उसके बाद एनर्जी क्या हो सकती है, तो अंदर भी आ सकती है। तो एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। तो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? सिस्टम इन विच exchange of both matter and energy is allowed। मतलब मैटर और एनर्जी दोनों अलाउड है। और उसका सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल क्या देना है? हॉट टी कप। ठीक है, सिंपल बात है, ओपन हॉट टी कप। ठीक है, अब क्लोज्ड सिस्टम क्या है? तो क्लोज सिस्टम ऐसे समझ लो कि मेरे पास फिर से वो हॉट कप है, लेकिन उसको मैंने अभी ढक दिया है, अच्छे से ढक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चाय भी है, अच्छे से ढक दिया। अब बताओ मैटर अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। यहाँ से वाटर वेपर वगैरह बाहर जा सकती है? नहीं जा सकता। स्टिल एनर्जी कैन बी व्हाट, एक्सचेंज। तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, एनर्जी बाहर भी जा सकती है हीट के फॉर्म में, और आप इस कप को और हीट कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज बर्नर लगा दिया तो यहाँ पे हीट भी कर सकते हो। तो एनर्जी का एक्सचेंज भी क्या है, यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे? मैटर कांट बी एक्सचेंज, कांट बी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज कहाँ पे होगा? कांट बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। मैटर cannot be exchanged with surrounding, but energy can be exchanged, energy can be exchanged। सिंपल बात समझो कि ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज चलता था, मैटर का भी और एनर्जी का भी। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं चल सकता, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब देखो मैंने क्या किया, तो ये चाय भर दी एक थर्मोस फ्लास्क में। चाय किसमें भर दी? एक थर्मोस फ्लास्क में। और ये थर्मोस फ्लास्क आइडियली दुनिया का सबसे बेस्ट थर्मोस फ्लास्क है। मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, उसमें मैटर अंदर भी नहीं जा सकता, मैटर बाहर भी नहीं आ सकता, तो मैटर का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। और एनर्जी का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंजेस आर नॉट अलाउड। तो थर्मोस फ्लास्क मैंने बोला हाइपोथेटिकली आइडियल है, तो आइडियल है तो ये टी, जो हॉट टी है वो हॉट टी ही रहेगा। मतलब क्या, तो दैट इज व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है, मैटर का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है। अब मैं तीनों का फिर से एक बार बता दूं। ओपन सिस्टम ऐसे टाइप की सिस्टम होती है
कि जहां पे मैटर भी अंदर बाहर कर सकता है सिस्टम के, और एनर्जी भी अंदर बाहर कर सकती है। क्लोज सिस्टम मतलब ढका हुआ टी कप, हॉट टी कप ढका हुआ, मतलब वहां पे मैटर अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ एनर्जी अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, तो उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम तो सिंपल बोल दिया मैंने। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है और एनर्जी का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो बात को समझो और हाँ बोल दो, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब दो तीनों का एग्जांपल देने के लिए डायग्राम है अपने पास। ओपन सिस्टम क्या है, तो देखो हॉट टी कप है, इसमें एनर्जी बाहर जा सकती है, एनर्जी अंदर आ सकती है, ठीक है। अब बाहर जा सकती है तो अंदर भी तो आ सकती है, ऐसे समझना है उसको। सिर्फ बाहर ही जाएगी क्योंकि क्या है, तो हॉट टी है इसलिए बाहर जा सकती है। अगर मैंने कोल्ड टी का एग्जांपल दिया तो एनर्जी अंदर भी आ सकती है, क्योंकि बाहर की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हॉट होगी, तो फिर अंदर आ सकती है। तो एनर्जी चेंजेस इज अलाउड। मैटर एक्सचेंज हो सकता है, मतलब मैटर बाहर जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, तो मैटर एक्सचेंज इज ऑल्सो अलाउड। नहीं तो ऐसे भी समझना है, ओपन सिस्टम में मैटर बाहर जा सकता है ना, तो ओपन हो गई सिस्टम। एनर्जी बाहर जा सकती है ना, तो ओपन हो गई सिस्टम। अंदर आने का ट्राई, अंदर आने का सोचो या नहीं सोचो, एक बार बाहर जाना अलाउड है तो सिस्टम हो गई ओपन। किसका बाहर जाना अलाउड है, तो मैटर का भी और एनर्जी का भी। और आपको इसका एग्जांपल समझ गया, एग्जांपल क्या है, हॉट टी कप, ठीक है। अब उसके बाद क्लोज सिस्टम, मैंने क्या कर दिया, उस कप में ढक दिया कप को। अब कप को अच्छे से ढका है तो यहाँ पे इसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो मैटर का एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। एनर्जी का एक्सचेंज तो भी हो सकता है, क्यों, तो ये हॉट टी कप है, बाद में वो ठंडा होगा, मतलब क्या, तो देयर विल बी हीट ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट कप टू द सराउंडिंग, चल जाएगा। अब देखो आइसोलेटेड का क्या मैटर है, तो ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर कभी अलाउ नहीं करेगा, किसको अलाउ नहीं करेगा, तो एनर्जी को बाहर जाने से अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। अब मैटर, ये जो ये एग्जांपल है, उससे अच्छा एग्जांपल थर्मस फ्लास्क का हो सकता है। देखो थर्मस फ्लास्क में इंसुलेशन होता है बाहरी, तो इंसुलेशन की वजह से सिस्टम में मैटर अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता, तो मैटर का एक्सचेंज नॉट अलाउड। अब उसके बाद एनर्जी का एक्सचेंज, तो एनर्जी का एक्सचेंज भी नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन प्रेजेंट है। तो एनर्जी एंड मैटर बोथ कांट बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब अकेली सिस्टम। अब नाम से ही समझ जाओ ना, ओपन खुली हुई, क्लोज्ड बंद सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब थर्मली आइसोलेटेड, मतलब क्या, तो इंसुलेटेड सिस्टम मतलब क्या, तो हीट और एनर्जी दोनों का, एनर्जी और मैटर, सॉरी, एनर्जी ऑफ मैटर दोनों का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। समझ रहे हो बात को, तो काइंड्स ऑफ सिस्टम तीन समझ लो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जो प्रॉपर्टीज है वो दो है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एकदम सिंपल बताता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो सिस्टम में कितना मैटर है उस पर डिपेंड करेगी। अब मैटर मतलब क्या, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, ठीक है, तो इट इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेगी। सपोज आपके पास 1 किलो शक्कर है, 1 kg, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें 10 किलो शक्कर मिला दी, मतलब क्या, आपके पास 11 kg शक्कर है। तो देखो वजन किसके हिसाब से बदल रहा है, तो 1 kg इज व्हाट, मास, 1 kg इज व्हाट, मास, एंड 11 kg इज ऑल्सो व्हाट, मास। लेकिन mass was dependent, mass of the dependent was how much sugar you have in your मतलब कैरी बैग, वट एवर, मतलब जो आपके पास कंटेनर है उसमें कितनी शुगर है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मास इज द थिंग दैट डिपेंड्स ऑन मैटर कंटेंट ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो वॉल्यूम, सिंपल बात है, आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट कर दो और बता दो कि 1 मोल गैस जो है, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 करेगा, 22.4 लीटर। और अगर आपने 10 मोल गैस ले लिया तो 10 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 224 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। मतलब क्या, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है, दैट डिपेंड्स ऑन मैटर कंटेंट। आपने कम गैस लिया तो कम वॉल्यूम होगा, ज्यादा गैस लिया तो ज्यादा वॉल्यूम।
समझ रहे हो बात को? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर द वन विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, तो आपने इतना कोयला लिया, देखो इतना कोयला लिया और उसको जलाया, कितनी एनर्जी मिलेगी, तो बहुत कम मिलेगी। फिर उसके उसके बाद आपने इतना कोयला लिया, कोल लिया, कोयला कोयला कोल, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो कम कोयला जलाया तो कम एनर्जी, ज्यादा कोयला जलाया तो ज्यादा एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी इज आल्सो व्हाट, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मैटर कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कितना मैटर है आपके पास, तो मैटर कम है तो इंटरनल एनर्जी कम है, मैटर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। उसी तरह से हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब हीट कैपेसिटी एक्चुअल में होता क्या है, तो वाटर है, सपोज आपके पास 1 लीटर वाटर है, तो उसको कितना टेम्परेचर, कितनी हीट दोगे, हीट कितनी दोगे, कि हीट कितनी दोगे कि उसका टेम्परेचर जो भी पहले था 10 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको 11 डिग्री सेल्सियस करना है, तो आपको हीट लगेगी। तो कितनी हीट लगेगी, दैट विल डिपेंड ऑन कितना पानी है आपके पास। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट लगेगी आप अंदाज लगाओ। और उसके बाद आपके पास बहुत बड़ा टैंकर है जिसमें 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी, और उसको हीट देना है और उसका टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ ज्यादा हीट लगेगी। तो हीट कैपेसिटी आल्सो डिपेंडेंट ऑन द मैटर कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कितना मैटर हीट करना है उस पर डिपेंड होगा कितनी हीट करना है। समझ रहे हो बात को, मैं और कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आपने 10 मोल NaCl लिया और आपने 20 मोल NaCl लिया, तो सिंपल बात है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो क्या बढ़े, मैटर भी बढ़ा। तो नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड ऑन मैटर कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend on matter content of the system। तो सिस्टम में कितना मैटर है, कितना मैटर है, इस पे डिपेंड होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। कौन सी प्रॉपर्टी, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब उसी तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द वन which is independent of the amount of matter present in the system। मतलब कितना मैटर है उससे कुछ लेना नहीं है। अब देखो इतना बीकर ले लिया आपने, उस बीकर में छोटा सा पानी भरा और पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद इतना बड़ा टैंक ले लिया और टैंक में बहुत ज्यादा पानी है और उसका भी टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छोटे से पानी का भी हो सकता है और बड़े टैंकर का भी हो सकता है। मतलब मैटर कितना है इस पे टेम्परेचर डिपेंड करेगा क्या बेटा, मैटर कितना है उस पे टेम्परेचर डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैटर कितना है उस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर इज योर व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रेशर ही ले लो, आपके पास एक, सपोज आपके पास एक साइकिल टायर, साइकिल टायर में हवा होगी, ठीक है। अब वो गेज होता है प्रेशर मेजर करने का, और आप उसने प्रेशर मेजर किया और प्रेशर मेजर किया, सपोज आपके पास 35 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ऐसे ही टाइम पास वैल्यू दे रहा हूँ, इसको निग्लेक्ट करो, वैल्यू ऐसे ही दे रहा हूँ मैं टाइम पास के लिए, ठीक है। तो साइकिल टायर में 35 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और उसके बाद आपके पास एक ट्रक का टायर है, तो उसमें तो ज्यादा हवा होगी, ठीक है, मैटर ज्यादा है। तो भी उसका उसका अगर रीडिंग आया, सपोज रीडिंग आया 35 एटमॉस्फेयर, तो मुझे बताओ कि उसका भी रीडिंग 35 एटमॉस्फेयर, इसका भी रीडिंग 35 एटमॉस्फेयर। मतलब प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच एयर यू आर फीलिंग इन द टायर, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, प्रेशर। प्रेशर तो मतलब कैसे कि छोटा टायर है या बड़ा टायर है उसका फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर सेम हो सकता है। मतलब क्या, तो मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन, आपने इतना सा पानी ले लिया तो उसका भी सरफेस टेंशन वही होगा, और इतना पानी ले लिया तो भी उसका सरफेस टेंशन वही होगा। मतलब मैटर पे डिपेंड नहीं करता। विस्कोसिटी मैटर पे डिपेंड नहीं करती। मेल्टिंग पॉइंट, आपने देखो ना बच्चों, सपोज एक सब्सटेंस है, सपोज एक सब्सटेंस है, कौन है, तो NaCl है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट सपोज, अभी मुझे नहीं पता, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो आपने 1 kg NaCl अगर लिक्विफाई किया तो भी 150 डिग्री सेल्सियस लगेगा, और 1000 kg NaCl लिक्विफाई किया तो भी, लिक्विफाई किया मतलब फ्यूज किया, तो भी आपका ये क्या लगेगा, 150 डिग्री सेल्सियस लगेगा। तो इट विल नेवर डिपेंड ऑन मैटर विच वी आर हीटिंग। मेल्टिंग पॉइंट तो सेम ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी वैसा। तो आपने छोटा सा बीकर लिया, उसमें पानी भरा और पानी में सपोज
पानी है तो पानी का इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। और बड़ा सा टैंक है उसमें पानी है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट मैटर, कितना मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो वो क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप समझ रहे हो तो मुझे हाँ या ना में बताओ कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव की बात समझ रहे हो। ठीक है, तो अब अगर दो दो टाइप के बच्चे होते हैं कि जिनको समझा और जिनको नहीं समझा। जिनको समझा उन्होंने क्या करना है, तो एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। और जिसको नहीं समझा उन्होंने भी क्या करना है, एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। ठीक, तो एग्जाम्पल लर्न करने के बाद थोड़ा सा खुद को समझाओ कि मास मतलब कितना। अगर मैं हूं तो मेरे में मैटर कितना है, तो मेरा मास आएगा सपोज 82 kg। और आप में मैटर कितना है, तो आपका मास आएगा सपोज 54 kg। तो दोनों में फर्क पड़ा ना, कि मेरा में मैटर ज्यादा है इसलिए मास ज्यादा है, आप में मैटर कम है तो मास कम आया। ठीक है, उसी तरह से मैटर पे डिपेंड ना होने वाले ही इंटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, properties which depend on matter content of the system is known as what, in extensive, and does not depend on matter content is intensive। तो याद रखना, छोटे से बीकर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री हो सकता है, और बड़े से टैंक का भी पानी का टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो 10 डिग्री हो सकता है। तो मैटर पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, टेम्परेचर को कहाँ पे डाल दिया मैंने, इंटेंसिव। समझ रहे हो बात को, आगे जाते हैं। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ। अब सपोज मेरे पास एक सिलेंडर, पिस्टन और गैस, ये सिस्टम पूरे पूरे थर्मोडायनामिक्स में लगेगा। एक सिंपल बात समझते हैं कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्यों है, तो हाइपोथेटिकल इसलिए है कि यहाँ पे सिलेंडर है, पिस्टन है और गैस है। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये पिस्टन है, और यहाँ पे अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब अंदर जो भी गैस आपका भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम होगा V1। ठीक है, उसका प्रेशर होगा P1, उसका टेम्परेचर होगा T1, और उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए N। अब देखो पिस्टन, ये हाइपोथेटिकल क्यों बोला था ये भी बता दूं, कि यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ये वेटलेस है पिस्टन। कैसा है, वेटलेस। ये फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस। और ये मूवेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेटलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल, ये तीन हाइपोथेटिकल टर्म है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पिस्टन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो पिस्टन है। अब पिस्टन वेटलेस मतलब वो तो मैटर है, मैटर को तो वेट होता है, तो वेटलेस तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हाइपोथेटिकल। उसके बाद फ्रिक्शनलेस है, मतलब वो ऊपर जाते वक्त कोई फ्रिक्शन नहीं करता इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, वॉल ऑफ इस सिलेंडर के साथ, तो वो फ्रिक्शनलेस भी है। एक्चुअल में, एक्चुअल में तो वो फ्रिक्शन करेगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम उसको क्या कहा, हाइपोथेटिकली इट इज व्हाट, फ्रिक्शनलेस। उसके बाद वो मूवेबल है, मतलब वो ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। मतलब अगर ऊपर गए तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। नीचे गए तो गैस क्या होगा, वो कंप्रेस होगा। सपोज गैस ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया, गैस एक्सपांड हुआ, और यहाँ पे ये नई पोजीशन है पिस्टन की, तो अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। अब ये पूरे गैस ऐसा पूरा फैल जाएगा तो उसका वॉल्यूम होगा V2, उसका प्रेशर होगा P2, उसका टेम्परेचर होगा T2, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा N। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं बदलेंगे, आपने तो पिस्टन लगाया ना, तो यहाँ से गैस बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, सेम ही हुए। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है। लेकिन इनिशियल स्टेट क्या थी, तो इनिशियल स्टेट थी P1 V1 T1 N। और चेंजेस इन वेरिएबल क्या थे, P2 V2 T2 एंड N। तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, इनिशियल स्टेट किसमें बदल दी, फाइनल स्टेट में बदल दी। अब आपको दो चार चीजें याद रखनी है। क्या, तो अगर मैंने चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट करने का ट्राई किया, डेल्टा P, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, P2 माइनस P1। क्यों, तो फाइनल प्रेशर माइनस P1, दैट इज व्हाट, इनिशियल प्रेशर। चेंज इन टाइम का, चेंज इन टेम्परेचर का ट्राई किया तो क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब चेंज इन वॉल्यूम का ट्राई किया तो V2 माइनस V1। ठीक है, तो आपको समझना है कि चेंज इन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम का चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। बीच में पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल समझ लेना है कि जहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, जहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो,
अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स तो कुछ हुआ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स तो हुआ ही नहीं, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज जीरो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जहां पे आपने फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो, उन वेरिएबल्स को, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू बदल सकता है। तो स्टेट फंक्शन आर दोज वेयर only final value and initial value is important, not the path followed by the system। तो path follow जो किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को। तो स्टेट फंक्शंस कौन से है, तो जो भी कुछ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा डेल्टा दिखेगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो डेल्टा डेल्टा जहां भी दिखेगा वो सारे क्या हुए आपको, स्टेट फंक्शन हुए। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट functions are those whose change can be measured by final state value minus initial state value। ठीक है, तो फाइनल स्टेट वैल्यू माइनस इनिशियल स्टेट वैल्यू। अब फाइनल स्टेट में कैसे गया इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा पाथ फॉलो किया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर नहीं समझ रहे तो देखो, अगर मेरे पास ये सिलेंडर पिस्टन गैस, फिर से वही सिस्टम है, ये गैस है अपने पास भरा हुआ, इसका पहला वॉल्यूम V1 था, उसके बाद का वॉल्यूम V2 था। ठीक है, तो ये गैस पिस्टन ऊपर चला गया तो ये समझ रहे हो आप, एक्सपांड हो गया, तो V1 और V2। अब ये दो तरीकों से मैं V1 V2 लेके जाता हूँ। पहले इस पिस्टन को नीचे लेता हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर लेता हूँ, फिर से नीचे लेके जाता हूँ और फिर V2 को छोड़ देता हूँ। अब देखो मैंने वॉल्यूम में चेंज तो क्या किया, V1 से V2 ही किया, लेकिन पाथ कैसे फॉलो किया, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ऊपर फिर नीचे फिर V2। मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, बीच में मैंने क्या किया उस पर डिपेंड होगा कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1, इतना ही सिंपल कैलकुलेशन होगा। और अगर मैंने ऐसे पाथ में किया कि पहले यहाँ पे था पिस्टन, यहाँ पे, और वो यहाँ पे चला, तो पिस्टन तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया तो भी V1 से V2 ही गया, और नीचे ऊपर करके गया तो भी V1 से V2 ही गया। मतलब इट इज व्हाट, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन आर दोज whose value depend on the state, not the path followed by the system। चल जाएगा बात, चल जाएगी बात, ठीक है, ओके। नाउ पाथ फंक्शन, तो आपको समझ लेना है, मैं यहाँ पे स्टेट फंक्शंस की पहले एग्जांपल दे दूं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो बाद में आएगा, ये बाकी सब बाद में आएगा, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन ये सारे के वैल्यू क्या होता है, डेल्टा होते हैं। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, डेल्टा एच मतलब H2 माइनस H1, डेल्टा जी मतलब D2 माइनस D1। तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब पाथ फंक्शन देखो। अब देखो मैं यहाँ पे कोलगुड एकेडमी में लेक्चर ले रहा हूँ, सपोज कोलगुड एकेडमी में लेक्चर ले रहा हूँ, ये मेरा चल रहा है, एक गोला है, मतलब एक बॉल है, सपोज एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है। ठीक है, इस क्रिकेट बॉल को मुझे कोलगुड एकेडमी के ही लेक्चर 1 हॉल से लेक्चर 2 हॉल में लेके जाना है। बात को समझ रहे हो, कोलगुड एकेडमी में हूँ, ये लेक्चर 1 हॉल है, मतलब एक हॉल है जिसका नाम है लेक्चर 1 हॉल, और दूसरा हॉल है जो है मतलब अपना क्लासरूम, हॉल बोलने से अच्छा क्लासरूम, ये लेक्चर 2 है। अगर मैंने इस बॉल को यहाँ से उठाया, ठीक है, और सीधा डायरेक्टली गया लेक्चर 2 के हॉल में और वहां पे रख दिया, तो आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने काम किया, मैंने W किया, काम किया। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट क्या थी, लेक्चर 1, बॉल की इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, लेक्चर 1 वाला क्लासरूम, बॉल की फाइनल स्टेट क्या थी, लेक्चर 2 वाला क्लासरूम। अब देखो, ये मैंने काम किया मतलब वर्क किया मतलब W किया, क्योंकि मैंने एनर्जी स्पेंड की ना, मैंने चला, बॉल को उठाया, उस बार रखा, तो मैंने एनर्जी तो मैंने जाया की, मतलब मैंने काम तो किया। ठीक है, अब एक
कीज को मूव करना मतलब काम करना, सिंपल बात। अब ये काम जो किया वो मैंने पाथ 1 से किया। सपोज एक पाथ है, ये पाथ 1, ये एक पाथ था। दूसरा पाथ क्या, तो मैंने बॉल उठाया, स्टेयरकेस से नीचे गया, मेरी गाड़ी ली और उस गाड़ी से सीधा मेरे घर गया, और घर जाने के बाद फिर से आया और फिर लेक्चर 2 हॉल में, मतलब क्लासरूम में घुसा और वहां पर रख दिया। अब भी तो मैंने काम किया, समझ रहे बात को? तो ये हुआ पाथ 2। तो बात को समझो, पाथ 1 में जो मैंने काम किया और पाथ 2 में जो मैंने काम किया वो डिफरेंट है, वो अलग है। पाथ 2 में मैंने ज्यादा काम किया, मेरे बाइक का पेट्रोल गया, मेरी खुद की एनर्जी गई जाने में आने में, ठीक है। पाथ 1 इजी वे था, पाथ 2 डिफिकल्ट वे था। तो पाथ 2 में मैंने ज्यादा काम किया, पाथ 1 में मैंने कम काम किया। और आप बताओगे कि W इज स्टेट फंक्शन, तो नहीं चलेगा, W इज स्टेट फंक्शन नहीं है। सर आपने तो उसको सिर्फ लेक्चर 1 क्लासरूम से लेक्चर 2 क्लासरूम में रखा, तो आपने तो काम वही किया दोनों बार। नहीं 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 नहीं, दोनों बार मैंने जो काम किया वो किस पे डिपेंड है, पाथ पे डिपेंड है, काम सेम नहीं है, याद रखना। तो सिंपल बात याद रखो, द वर्क इज पाथ फंक्शन। मतलब value of work will not depend on initial and final state, it will depend on path followed by the system। पाथ कैसा फॉलो हुआ उस पे डिपेंड करेगा, नॉट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो बात को? तो पाथ फंक्शंस आर प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन पाथ, आर कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। अब ये यही एग्जांपल अगर मुझे किसी को नहीं समझा तो मैं ऐसे करता हूं कि सपोज यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन गैस से समझा, यहाँ पे सिलेंडर है, गैस है, पिस्टन है, ठीक है। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव हुआ, सपोज ऊपर नीचे 10 बार मूव हुआ। पहले यहाँ पे था, ये इनिशियल स्टेट थी उसकी 1, फिर ऊपर नीचे हुआ बहुत बार, कहाँ से ऊपर नीचे हुआ, पार्ट 2 से पार्ट 1, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और 2 को रुक गया, ठीक है। तो ये एक पाथ हुआ, पाथ 1, जहाँ पे पिस्टन क्या हुआ, मूव हुआ। और पाथ 2 है जहां पे मैंने पिस्टन सिर्फ पाथ 1 से पाथ 2 एक ही बार मूव किया। तो मैंने 10 बार ऊपर नीचे करने के बाद पार्ट 2 पे रखा, मतलब स्टेट 2 पे रखा, और एक ही बार में स्टेट 1 से स्टेट 2 लेके गया। तो दोनों पाथ में जो मैंने जर्नी फॉलो की वो सेम हो ही नहीं सकती। पिस्टन मूव हुआ मतलब क्या हुआ, तो पहले पाथ में मैंने ज्यादा काम किया, दूसरे पाथ में मैंने कम काम किया। तो एंड हीट वर्क एंड हीट इज व्हाट, पाथ फंक्शन। वर्क एंड हीट इज व्हाट, पाथ फंक्शन। तो हीट का भी वैसे ही है। सपोज मैंने हीट सिस्टम के अंदर डाली, फिर बाहर डाली, फिर अंदर डाली, फिर बाहर डाली, और फिर ऐसा कैलकुलेट किया कि सिस्टम के अंदर कितनी हीट थी और पहले कितनी हीट थी और बाद में कितनी हीट थी, तो उस पे चलेगा नहीं। तो आपको सिंपल समझ लेना है, पाथ फंक्शन होता है कौन, W एंड Q, और बाकी सारे क्या होता है, स्टेट फंक्शन। अब मैं एक और तरीका यूज करता हूं आपको समझाने का। सपोज एक ग्राफ निकालता हूं, ग्राफ है, एक सिस्टम है, यहाँ पे ग्राफ भी नहीं, चलो ग्राफ छोड़ देते हैं। सपोज कि आपकी एक सिस्टम है, वो P1, V1 और T1 है, ठीक है। और उसको बदलना है इस स्टेट में P2, V2 और T2। तो अगर मैंने इस पाथ से बदला, पाथ 1, जो पाथ 1 था वो था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल पाथवे था, और ये ऐसा चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पाथ 1 से पाथ 2 गया, और ये पाथ था पाथ 2, मतलब एडियाबेटिक। अब देखो, सिंपल बात करो, पाथ 1 आइसोथर्मल था, पाथ 2 एडियाबेटिक था। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना मतलब अगर मैंने सिस्टम पाथ 1 से हैंडल की, मतलब T1 V1 T1 को P2 V2 T2 में बदला पाथ 1 से, वो क्या था, आइसोथर्मल। मतलब क्या, टेम्परेचर को नहीं चेंज होने देना। मतलब अगर पाथ 1 से जाओगे तो T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2। T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2, क्योंकि मैंने कौन सा पाथ चूज किया था, आइसोथर्मल। अगर पाथ 2 से गया मैं, तो एडियाबेटिक है, मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है। अब हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है मतलब Q इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हीट एक्सचेंज अलाउड है इसलिए उसको आइसोथर्मल कहा। अब हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो T1 विल नॉट बी इक्वल टू T2। यहाँ पे T1 T2 नहीं होगा, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू और T2 होगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि T इज द स्टेट फंक्शन। आप क्या देखोगे, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, ठीक है, और आप बता दोगे T1 इज इक्वल टू T2 इस पाथ में है, T1 इज नॉट इक्वल टू T2 इस पाथ में। लेकिन पाथ जो मैंने फॉलो किया यहाँ पे अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू मिलेगा, किसका, हीट का। यहाँ पे हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हीट एक्सचेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ लास्टली, कि स्टेट फंक्शन is one which depends on initial and final state of the system, and path function is not dependent on initial and final state, it will depend on path followed by the system। सिस्टम ने कौन सा रास्ता चूज किया उस पर डिपेंड होने वाली। मतलब आपको याद है क्या बोला था मैंने, W एंड Q, मतलब वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट आर द पाथ। आगे जाते हैं, अब पाथ फंक्शन समझ लें। चलो एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, अब इसमें बहुत टाइम जा रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, आप 2x के स्पीड से चला सकते हो। सपोज आपने सिर्फ 2 घंटे सोया रात, ठीक है, पूरी रात आप काम कर रहे थे, ठीक है, एक पेपर है आपका एग्जाम, तो वो आपको क्लियर करना है, मतलब एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे आप, पूरी रात काम कर रहे थे, सिर्फ 3 घंटे सोए। उसके बाद सवेरे सवेरे मॉर्निंग फिजिक्स लेक्चर है कौस्तुभ सर का, और वो मैंडेटरी होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग लेक्चर आपको जाना है, ठीक है। मॉर्निंग लेक्चर अब वो ऑनलाइन नहीं है, घर पे बैठ के नहीं कर सकते, आप क्लासरूम जाना है आपको, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक चेंज कर लो, क्लासरूम जाना है। तो आपने डिसाइड किया कि आप कॉफी पीने वाले हैं क्लास से पहले, समझ रहे हो स्टोरी, कॉफी पीने वाला हो क्लास से पहले। तो आप क्या करोगे, अपनी स्टेट को बदलोगे, मतलब पहले आप नॉन कैफिनेटेड थे, अब आप क्या हो, कैफिनेटेड। तो ये क्या हुई, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ। ये क्या हुआ, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ। मतलब आप पहले कॉफी नहीं पिए थे, उसके बाद कॉफी पी ली, मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट। लेकिन वे विच इन विच यू ऑब्टेन द कैफीन, मतलब आपने जैसे कॉफी लाई, जिस रास्ते से लाई, जिस रास्ते से पेट में डाली, वो अलग होगा। क्यों, तो पाथ डिपेंडेंट चेंज क्या है, कॉफी कैसे मिली, अगर आपने उसको घर बनाई, मेड इट एट होम, और नहीं तो आप रास्ते में स्टारबक्स में गए और वहां से ली, तो ये दो डिफरेंट पाथवेज हुए कि आपने चेंज स्टेट कैसी, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या हुई, बी फ्रॉम बीइंग नॉन कैफिनेटेड टू कैफिनेटेड। और कैसे चेंज ऑफ स्टेट हुई, तो इफ यू आर मेकिंग एट होम इज द डिफरेंट थिंग, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टारबक्स एंड परचेसिंग अ कॉफी, इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। मतलब सिंपल बात समझ लो, पाथ क्या था, पाथ डिपेंडेंट चेंज क्या था, आपने घर बनाई या स्टारबक्स गए, और चेंज ऑफ स्टेट क्या था, आपने पी, मतलब आपके पास पहले नहीं थी, उसके बाद आपने पी ली, मतलब नॉन कैफिनेटेड टू कैफिनेटेड इज चेंज ऑफ स्टेट, बट हाउ यू आर गेटिंग कैफिनेटेड इज द पाथ, ठीक है। आगे जाते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक सिंपल बात कह दूं, ये टॉपिक तो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो सपोज यहाँ पे गैस भरा हुआ है, ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स आर नेवर एट द रेस्ट, गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते कभी। अगर रेस्ट में नहीं होते तो दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर मोशन, रैपिड मोशन, ठीक है, तो मोशन इन एवरी डायरेक्शन, ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर आल्सो। अब यहाँ पे कितना भी टकराए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो हिलने नहीं वाला। हाँ, पिस्टन हिलने वाला है, तो जो भी प्रेशर होगा उसको हम पी बोलेंगे, पी इंटरनल, इंटरनल मतलब भरे हुए गैस का प्रेशर, पी इंटरनल। क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस, अरे बाबा, इट इज कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द पिस्टन, ठीक है, तो वो तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और बाहर भी तो प्रेशर होगा। ये जो सिलेंडर आपने जहां भी रखा है, वहां पे ऊपरी हवा का दबाव तो होगा ना उस पे, तो वहां पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल दो फैक्टर है। अब देखो, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल की वैल्यू सेम है, सपोज ऊपरी प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों सेम, मतलब ये दो इसको और तरीके से बताते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो मैं और तरीके इस्तेमाल करता हूँ। सपोज आपको ये नीचे वाला जो फोर्स है उसको ड्राइविंग फोर्स कहना है, ड्राइविंग फोर्स,
ये तो ड्राइविंग प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला प्रेशर है उसको अपोजिंग फोर्स को। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगता है किसी चीज पे तो चीज हिलती नहीं है, मतलब इट विल बी स्टेडी एज इट इज, ठीक है। तो अगर मैंने बताया पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल जितना ही है, तो क्या सोचोगे? सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है? ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, तो पिस्टन इज नॉट मूविंग। पिस्टन इफ इट इज नॉट मूविंग देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंपल, ठीक है। एक मिनट है सिर्फ। सिस्टम इट इज नॉट मूविंग देन इट इज, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या ये ट्राई करते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज वर्किंग, आई थिंक इट इज वर्किंग। हेलो हेलो, ठीक है। अब फिर से बता दूं ये, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें फिर से बता दूं कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? जो अंदर के गैस का प्रेशर है जो यहाँ पे पिस्टन पे लग रहा है, ठीक है, तो पी इंटरनल। और अपोजिंग फोर्स है पी एक्सटर्नल, बाहरी हवा का दबाव, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो पिस्टन विल नॉट मूव। इफ पिस्टन इज नॉट मूविंग देन सर्टेनली द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेरिएबल विल नॉट चेंज, इट विल स्टे कांस्टेंट। कैसे? टेम्परेचर T1 ही रहेगा, प्रेशर P1 ही रहेगा, वॉल्यूम V1 ही रहेगा, मतलब ये यही रहेगा, मतलब वेरिएबल चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि पिस्टन इज नॉट मूविंग, ठीक है। तो आपको समझना है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो व्हेन देयर इज नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन व्हाट thermodynamic functions with time is known as thermodynamic equilibrium, ठीक है। अब सिंपल बात में एक और बात बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में एक और बात बता दूं कि आपको सिर्फ इतना करना है कि रट्टा मारना है इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? पिस्टन का ना हिलना, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब पिस्टन हिलेगा नहीं तो चेंज इन स्टेट होगा नहीं, चेंज इन स्टेट होगा नहीं तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी नहीं, इतना समझ लो, ठीक है। अब सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विद द टाइम। System is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with the time, ठीक है। अब तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नो मैकेनिकल मोशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम आर नॉट चेंजिंग, सिंपल बात है। मैकेनिकल मोशन ही नहीं हो रहा पिस्टन का, तो प्रेशर भी नहीं बदलेगा, वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा, टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, तो थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम, अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नो फ्लो ऑफ हीट, सिस्टम की हीट अंदर नहीं जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, मतलब हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो सिस्टम को क्या फर्क पड़ेगा? सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हीट अंदर ही नहीं आ रही, बाहर नहीं आ रही है, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद द टाइम। सिंपल है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, हीट अंदर नहीं आ रही बाहर नहीं जा रही, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? T1 ही रहेगा, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ए से बी बन रहा है, सपोज बीकर में, इस बीकर में ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, मतलब शुरुआत को पहले बीकर में कौन था? ए था सर, उसके बाद ए ने बी बनाया, फिर बी ने भी ए बनाना चालू कर दिया, मतलब दो रिएक्शन चालू हो गई, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है, ठीक है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट इक्वल हो जाए, दोनों का क्या इक्वल हो जाए? रेट इक्वल हो जाए, मतलब ए जिस रेट से बी बना रहा है और बी जिस रेट से ए बना रहा है वो इक्वल हो जाए। अगर दोनों इक्वल हो गए, अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? तो सिस्टम इज सेड टू बी इन व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तो चैप्टर भी है अपने 11th में, तो आप ये समझ सकते हो। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आई थिंक आप समझ गए, आगे जाते हैं। सर एक बार फिर से बताओ। हर बताता हूँ तो बताता हूँ, देखो सिंपल बात करो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है?
जहाँ पे स्टेट फंक्शन की वैल्यू ही नहीं बदलती, मतलब सिस्टम में कुछ होता ही नहीं। सिस्टम में कुछ होता नहीं मतलब पिस्टन नहीं हिलता, गैस ना एक्सपांड होता, ना कॉन्ट्रैक्ट होता, ना कुछ होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे इंटरनल एनर्जी। अब क्या इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो सर सिंपल भाषा में पहले बताएंगे, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स बताएंगे। मैं तो एकदम सिंपल बोल रहा हूँ। ग्रैंड टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी associated with the system is known as internal energy। मतलब उसमें क्या क्या आएगा? तो सिंपल बात है, ये सिस्टम है, मतलब ये गैस है सपोज, ठीक है। तो इस गैस में जो भी जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से एनर्जी, उनके गैस सपोज CO2 है तो CO2 के बॉन्ड्स में जो एनर्जी होगी, मतलब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो वो भी एनर्जी इसमें कैलकुलेट हो कर लो। उसके बाद ये एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड होती है ऐसे तीन हिस्सों में। एक तो वाइब्रेशनल एनर्जी, एक रोटेशनल एनर्जी, एक काइनेटिक, सॉरी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और एक होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सारे एनर्जी को मिला के पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो ये सारे का टोटल इज इंटरनल एनर्जी। तो आप एग्जाम्पल में क्या रखोगे, एग्जाम में क्या लिखोगे? इट इज अ सम टोटल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर। मतलब सिस्टम में उसके खुद की वजह से जो भी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। उसके बाद सिंपल समझ लो कि इंटरनल एनर्जी ये डायरेक्ट फंक्शन होता है टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, जितना टेम्परेचर कम उतनी इंटरनल एनर्जी कम। तो कभी भी इंटरनल एनर्जी कोई बोले तो आप क्या बोलना, अरे ये टेम्परेचर की वजह से, ये टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। अब पूछो कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल बोलना, सम टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स इंटरनल फैक्टर। ठीक है बात। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ आइडियल गैस अगर किया आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जोर जोर से भागने लगेंगे, जोर जोर से भागने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक फैक्टर बढ़ेगा, कौन? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी विल स्टे द सेम, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पॉइंट को मार्क करो और फिर इंटरनल एनर्जी को समझा ऐसे बोल के छोड़ो, अभी के लिए समझा ऐसे बोल के छोड़ो। Internal energy is what? Sum total, grand total of all the energy associated with the system due to its internal factor। External factor consider नहीं करने, internal energy, internal खुद की एनर्जी। ठीक है, अब since internal energy only depend on temperature, टेम्परेचर कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? अरे बेटा टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, and if temperature is state function then internal energy is also what? State function। तो डेल्टा U की वैल्यू कैसे निकालोगे? U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज स्टेट फंक्शन। चल जाएगा? ओके, आगे जाए। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एंड टाइम। अब ये चार थर्मोडायनामिक प्रोसेस है बच्चों, चार। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेसेस क्या होता है सर? पहले तो प्रोसेसेस बताओ, फिर बाद में ये बोलना। प्रोसेस क्या होती है? सिंपल बात, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जब बदलोगे तो चेंज करोगे, ठीक है, उसी चेंज को प्रोसेस बोलते हैं। स्टेट वन मतलब P1 V1 T1, स्टेट टू मतलब P2 V2 T2। ठीक है, स्टेट वन से स्टेट टू जाना है, पक्का जाना है, तो इस जाते वक्त आप किस किस तरह से जा सकते हो उसको बोलेंगे प्रोसेस। आइसोथर्मल अगर आपने प्रोसेस की, प्रोसेस को चेंज भी बोलेंगे, चेंज, आइसोथर्मल चेंज किया आपने, तो यहाँ पे चेंज ना बोलना, प्रोसेस ही बोलना पूरे चैप्टर में। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है बेटा, कि जहां जहां पे आपको सिस्टम का टेम्परेचर बदलने नहीं देना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो। सिंपल बात समझ गए। टेम्परेचर को बदलने ही नहीं देना है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल समझ गए। जहां पे इस प्रोसेस में डेफिनेशन बताओ, इट इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए। इन सच प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज अलाउड, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हीट एक्सचेंज अलाउड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हीट एक्सचेंज का बाद में देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। तो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल वैल्यू। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या जीरो? इंटरनल एनर्जी चेंज इज आल्सो जीरो। तो टेम्परेचर चेंज इज आल्सो जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज इज आल्सो जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर। जो अभी चेंज करना है, सेकेंड टाइप से चेंज करना है सपोज आपको, तो आपको आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? प्रेशर कांस्टेंट। बारिक मतलब बैरोमीटर मतलब प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रखोगे तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू विल बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर की वैल्यू। तो चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो चेंज इन प्रेशर जब जीरो रहता है तो उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे आइसोथर्मल है वैसे आइसोबारिक है। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट की आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें आपने क्या करना है, तो हीट आने नहीं देनी है और हीट बाहर जाने नहीं देनी है। तो Q इज इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक चेंज क्या होता है? तो एडियाबेटिक चेंज ऐसा चेंज है, P1 V1 P1 से P2 V2 T2 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हीट ना सिस्टम के अंदर डालो ना बाहर डालो। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड। ठीक है। हीट एक्सचेंज अलाउ ही नहीं है तो उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का डिफरेंस बताओ पहले। सिंपल बात कर दी ना मैंने। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट अंदर बाहर कर सकती है। एडियाबेटिक में हीट ही अंदर बाहर नहीं कर सकती, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। हर एक चीज अलग है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब चारों प्रोसेस मतलब चारों तरीके हैं। तरीके समझते हो हिंदी में? कसं करायचं, स्टेट कशी बदलायची, तर स्टेट कशी बदलायची याच्यासाठी सिंपल पर्याय आहेत, की जर आयसोथर्मल पद्धतीने स्टेट बदलली तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं। आयसोबारिक पद्धतीने बदलली तर प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचा, आयसोकोरिक पद्धतीने बदलली तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवायचा, आणि ॲडियाबॅटिक पद्धतीने तुम्ही सिस्टीमची स्टेट बदलली तर तुम्हाला हीट एक्सचेंज अलाउ नसतो। हे डायरेक्ट रूल झाले, रूल ऑफ द गेम। ठीक आहे. म्हणजे मी समजा इकडून पण बॅटिंग करणार, एका टीमकडनं दुसऱ्या टीमकडनं पण बॅटिंग करणार, असं असं चालतं का? नाही चालत. म्हणजे आपण एका टीमकडनं बॅटिंग करतो, दुसऱ्या टीम कडून आपण काय करू शकतो? फक्त फिल्डिंग करू शकतो, असंच काहीतरी असतं ना. जाऊ दे, ठीक आहे, वॉट एव्हर. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? तो ये जो लेक्चर अब खत्म होगा उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो समझना इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल। अब सिंपल बात करते हैं। ये मैंने पहले पॉइंट पे लिख दिया है कि इट इज इम्पोर्टेंट, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस इज इम्पोर्टेंट। अब व्हाट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस? अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? सिलेंडर पिस्टन गैस ये छूटेगा नहीं अपने पास, ये वही है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? तो P जो इंटरनल है, मतलब प्रेशर इंटरनल, इसको सर ने क्या कहा था याद है थोड़ा सा? ड्राइविंग फोर्स, ऊपर जाने, ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइव कर रहा है पिस्टन को, ड्राइविंग फोर्स। और ऊपर से कुछ तो फोर्स होता है, उसको क्या बोला था? P एक्सटर्नल, दैट इज व्हाट? अपोजिंग फोर्स। अब सपोज कि मैं हाइपोथेटिकल बात करूं कि एक्सटर्नल प्रेशर काफी कम है और इंटरनल प्रेशर काफी ज्यादा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज लार्जली लार्ज और लार्ज इन वैल्यू देन व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स, अपोजिंग फोर्स। तो व्हाट विल हैपन टू द पिस्टन? यू टेल मी।
पिस्टन विल गो फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट इमीडिएटली, फटाक से चला जाएगा। फटाक से क्यों जाएगा? तो जब तक ये कब तक जाएगा पिस्टन ऊपर, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल ना हो जाए। और पहले यहाँ पे था स्टेट वन में, तब प्रेशर इंटरनल क्या था, काफी ज्यादा था देन अपोजिंग फोर्स, तो पिस्टन फटाक से ऊपर चला गया। फटाक से ऊपर चला गया तो इस टाइप के प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये फास्ट थ्री प्रोसेस। अब फास्ट थ्री मतलब इरिवर्सिबल का मतलब देखो, इरिवर्सिबल मतलब नॉट और कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट। अब जैसे पिस्टन यहां से यहां चला गया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब रिवर्स करना भी है तो आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा कि एक्सटर्नल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अपोजिंग फोर्स ज्यादा बढ़ जाए तो पिस्टन फिर से नीचे आ सकता है S1 में। लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब कि एक्सटर्नल को थोड़ा सा ही बढ़ाया, तो पिस्टन नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब सिस्टम रिवर्स होगी क्या? नहीं होगी। तो ये जो फास्ट चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है, ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज इन वैल्यू देन अपोजिंग फोर्स, तो वो जो फटाक वाला चेंज है उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। समझ गए बात को? इसको और डिटेल में देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए सर ने क्या बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस में पिस्टन ऊपर जा रहा है, जा रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, हो रहा है। अरे बाबा कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है। मतलब क्या? तो दोनों में, किसमें? एक्सटर्नल फोर्स में और इंटरनल फोर्स में बहुत डिफरेंस है। इंटरनल जो ड्राइविंग फोर्स है वो लार्ज इन वैल्यू है देन एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, इसलिए पिस्टन फटाक से ऊपर चला गया। अब समझते हैं इधर वाली प्रोसेस जो काफी स्लो होती है, वेरी स्लो, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस को समझना है तो थोड़ा सा पिस्टन सिलेंडर गैस फिर से लेके आओ दिमाग में। अब ये P मतलब अपना ड्राइविंग फोर्स, ये P एक्सटर्नल मतलब अपना अपोजिंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में सिर्फ इनफिनिटीसिमल, अब ये क्या वर्ड है सर, इन्फिनिटीसिमल? अब मुझे भी ये बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इन्फिनिटीसिमल का मीनिंग ये होता है कि वेरी स्मॉल। इन्फिनिटीसिमल का मीनिंग क्या होता है? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल डिफरेंस इसमें, P इंटरनल में और P एक्सटर्नल। अब स्मॉल डिफरेंस है तो कौन बड़ा है? तो पहले तो मैं बता दूं कि आई एम स्टेटिंग अ सेंटेंस, यू रिमेंबर इट केयरफुली। P external is infinitesimally smaller than P internal. P external मतलब opposing force is infinitesimally smaller than P internal. Then what will happen to the piston? पिस्टन ऊपर तो जाएगा, लेकिन इतना ही ऊपर जाएगा और फिर से रुक जाएगा। पिस्टन ऊपर क्यों गया? अरे मैंने बोला ना, P external is infinitesimally स्मॉलर देन P इंटरनल। तो पिस्टन ऊपर गया, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ही गया, रुक गया, क्यों? अब इमीडिएटली P और P एक्सटर्नल सेम हो जाएंगे। देखो वैल्यू देके दिखा था, सपोज P एक्सटर्नल 50 था और P इंटरनल 51 था, ठीक है? तो 51 और 50, पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि 51 ज्यादा है। और इमीडिएटली ये 50 रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50-50 हो जाएगा, मतलब पिस्टन रुक जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब ये चीजें याद रखो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन इंटरनल फोर्स। तो पिस्टन ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जैसे भी वो ऊपर गया, रुक गया, थोड़ा सा ही ऊपर गया, रुक गया। तो आपको ये समझना है कि पहले इक्विलिब्रियम था कि नहीं। सिस्टम जब यहाँ पे थी स्टेट वन, तब इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट था, मतलब पिस्टन मूव नहीं हो रहा था। जब यहाँ पे गई तो भी पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, मतलब ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। each step is in equilibrium, मतलब piston is not moving after each step, ठीक है? now थोड़ा सा और समझो कि सपोज मैंने P एक्सटर्नल को और थोड़ा सा कम कर दिया, तो थोड़ा सा मतलब इन्फिनिटी से, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगा, एक्सट्रीमली स्लो जाएगा, एक्सट्रीमली स्लो जाएगा, और जाके 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये जो भी प्रोसेस हुई, क्या मैं P एक्सटर्नल को किसी भी स्टेप पे थोड़ा सा बढ़ा के प्रोसेस को रिवर्स कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। मुझे करना क्या था? सिर्फ
पी एक्सटर्नल को थोड़ा सा बढ़ाना था, पिस्टन जो ऊपर गया हुआ है एक स्टेप का वो नीचे आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि इन्फिनिटिसिमल डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, इसलिए ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो है। और इसी प्रोसेस में आपको मैक्सिमम वर्क मिलता है, मैक्स वर्क, ज्यादा से ज्यादा काम इस प्रोसेस में मिलता है, न कि इस प्रोसेस में। ठीक है, मतलब इस और इस में क्या है, तो इधर के साइड को, राइट साइड को इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेफ्ट के साइड को रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो रिवर्सिबल प्रोसेस समझा बताओ। एक्सटर्नल और इंटरनल का खेल है सर। पी एक्सटर्नल अगर इन्फिनिटिसिमली स्मॉलर है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर मतलब ऐसा फटाक से ऊपर जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप मारेगा, फिर से दोनों सेम हो जाएंगे, फिर से पी एक्सटर्नल को इन्फिनिटिसिमली स्मॉलर करो, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पी एक्सटर्नल को इन्फिनिटिसिमली स्मॉलर करो, मतलब वो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन किसी भी स्टेप को मुझे लगा कि अरे इसको रिवर्स लेके आते रहे, तो पी एक्सटर्नल को कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इन्फिनिटिसिमल बढ़ाना पड़ेगा। इन्फिनिटिसिमल बढ़ गया तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे जो किस्सा था कि पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी लेस देन पी इंटरनल, वो किस्सा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटिसिमल डिफरेंस है, इसलिए ये रिवर्सिबल है और इसलिए ये नॉट रिवर्सिबल है। अब आपको मैं और चीज एक एक्स्ट्रा में बता दूं, रिवर्सिबल प्रोसेस इज टोटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होती ही नहीं है, लेकिन स्टडी तो करनी है, थर्मोडायनामिक्स है, तो आप समझ लो मेरी बात और ऐसे ही याद रखो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल। पहला फीचर, द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन्फिनिटिसिमली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस, इट कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पर रिवर्स कर सकते हो बाय मेकिंग इन्फिनिटिसिमल चेंज इन द कंडीशन। कंडीशन को थोड़ा सा बदलना है, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। उधर इरिवर्सिबल में ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सा नहीं बदलना पड़ता, वो पूरा बदलना पड़ता है तो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, इसलिए उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। अपन थोड़े थोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस टेक प्लेस इन फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अरे वो जो इरिवर्सिबल वाली स्टेप थी, वो पिस्टन फटाक से ऊपर गया था, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में गया था, मतलब एक ही स्टेप में चला गया था बेचारा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब कितने बारीक 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 स्टेप होंगे, गैस तो एक्सपांड होगा लेकिन कैसा होगा, वेरी स्लो होगा। ठीक है, अब सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप। हर स्टेप में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। देखो स्टेप 1 में स्टेप 2 गया फिर से रुक गया, स्टेप 2 से स्टेप 3 गया फिर से रुक गया, स्टेप 3 से स्टेप 4, मतलब वो जा रहा है लेकिन हर स्टेप में रुक रहा है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हुआ, जैसे पहले था इरिवर्सिबल में स्टेप 1 से अटैक स्टेप 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाटएवर। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क, ज्यादा काम। इन केमिस्ट्री वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ज्यादा काम, मैक्स वर्क। तो मैक्स वर्क इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर रिवर्सिबल इज इंपॉर्टेंट। The process takes place slow slowly, that the system is always in temperature pressure equilibrium with the surrounding। अब ये तो मैकेनिकल है तो टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम तो है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सो स्लोली दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, तो ये रिवर्सिबल की फीचर है। ठीक है, अब उसके बाद हम अच्छे से फिर से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और कैसे क्या कैसे कंसेप्ट अप्लाई करने वो दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अभी खत्म हो रहा है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं सिर्फ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। पहला पॉइंट, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स समझ गए, उसके बाद ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम समझ गए, उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ गए, उसके बाद स्टेट फंक्शन क्या होता है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट इन इनिशियल स्टेट, पाथ फंक्शन क्या स्टेट क्या फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड नहीं करते, वो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पे डिपेंड करते। मतलब आपने कॉफी पी, ये हुआ चेंज ऑफ स्टेट, कहाँ से पी, घर बना के पी या बाहर जाके स्टारबक्स में पी, ये क्या हुआ, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, आप कॉफी कहाँ से पी, और स्टेट वेरिएबल क्या था, कॉफी पी। ठीक है, व्हाटएवर। नाउ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल थर्मल एंड केमिकल। मैकेनिकल में पिस्टन हिलता नहीं, थर्मल में हीट अंदर बाहर नहीं करती, केमिकल में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट।
इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ट्रांसलेशनल वगैरह वगैरह, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट अंदर नहीं बाहर नहीं, ऐसे चेंज करना है तो ये चारों तरीके से चेंज कर सकते हो। और फिर इंपॉर्टेंट क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो भी चीजें मैंने बताई वो अच्छे से फिर से देखो, पॉइंट पे आओ और बता दो इसके फीचर, इसके रिवर्सिबल के, और आगे जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।